चलिए पढ़ते हैं 5th चैप्टर। तो 5th चैप्टर में किस किस चीज़ का वर्णन है पहले मैं ये बता देती हूँ। जल, क्षीर, तैल, इक्षु और मध्य वर्ग। ठीक है, ये सारे वर्ग का इसमें वर्णन है। चलते हैं आगे। देखो अष्टांग संग्रह में क्या है, द्रव और अन्न का 6:6 रेशियो है। 6 द्रव है और 6 अन्न है। लेकिन अष्टांग हृदय में द्रव और अन्न 5:7 रेशियो है। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं श्लोक पे, गंगा का जल। ठीक है, तो जीवनम, तर्पणम, हृदयम, हालादि, वृद्धि, ठीक है, बुद्धि, प्रबोधनम, और उसके बाद क्या है, अव्यक्त रसम, और फिर लघु अमृतोपमम। ठीक है, तो क्या है, देखो जीवन मतलब गंगा जल जो होता है जीवन देता है, तर्पण हृदय आह्लादन है ना, आह्लादन मतलब कि आनंददायक। ठीक है, बुद्धि प्रबोधन, अव्यक्त रस होना चाहिए। कोई भी रस अगर उसमें लग रहा है, कोई मीठा या फिर जो भी रस लग रहा है, इसका मतलब वो अशुद्ध है, गंगा जल नहीं है। उसके बाद क्या है, लघु लघु होना चाहिए, और अमृतोपमम। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम सामुद्र जल पे। तो सामुद्र जल वैसे तो गंगा जल के विपरीत होता है और ये पीने के योग्य नहीं होता है, बट अश्विन मास में जो है गंगा का जल पीने योग्य हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं नदी का जल। नदी का जल जो होता है वो देखो अलग अलग, मतलब नदी किस तरफ बह रही है उसके हिसाब से नदी का जल होता है। जैसे पश्चिमी समुद्र की ओर जो बहती है नदी, ठीक है ना, तो पश्चिमोद्दिगा है ना, पश्चिमोद्दिगा, तो शीघ्र वहा, पश्चिम की तरफ जो बह रही है, पश्चिम के समुद्र की तरफ, वो जो नदी होती है वो वेग वाली होने के कारण है ना, और निर्मल जल वाली नदियां हैं वे सभी संक्षेप में हितकारी होती हैं। ठीक है, पश्चिम के समुद्र की तरफ जो बहती हैं, और इसके विपरीत जो नदी बहती है वो कैसी होती है, अहितकारक होती है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं नदी का वर्णन। जैसे देखो पर्वत से जो उत्पन्न होती है ना नदियाँ, वो जो जल होता है वो दोषनाशक होता है पर्वत से, जैसे गंगा पर्वत से उत्पन्न होती है। ठीक है, और समुद्र का जल तीनों दोषों को उभारने वाला होता है, तो समुद्र का जल नहीं पीना चाहिए। लिखा है ना, सागरम त्रिदोष कृत। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, देखो हम इम्पॉर्टेंट ही पढ़ेंगे, जलपान की विधि क्या होती है। तो न अम्बुपेयम शक्तया व स्वल्पम अल्प अग्नि गुल्म भी। ठीक है, तो क्या है, शक्ति से अधिक जल को नहीं पीना चाहिए। ठीक है ना, और उसके बाद क्या है, मंदाग्नि अगर है, गुल्म है, पांडु रोग, उदर अतिसार, ये सारे रोगों में हमें क्या करना चाहिए, थोड़ा जल पीना चाहिए। उसके बाद शरद और ग्रीष्म ऋतु को छोड़कर हमेशा कम पानी पीना चाहिए। तो ऋतुओं का भी देख लिया है ना, शरद और ग्रीष्म में हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था। उसके बाद देखो, जैसे अगर मान लो बॉडी बिल्ट हमें सम रखना है तो बीच बीच में पानी पीना चाहिए। अगर हमें मोटा स्थूल होना है तो खाने के बाद पानी पीते हैं, वो स्थूल हो जाते हैं। अगर पतले कौन लोग होते हैं, जो खाने के पहले पानी पीते हैं, है ना, मे बी द रीज़न इज़ कि खाने से पहले पानी से ही पेट भर गया, तो खाना थोड़ा कम खाएगा इंसान तो पतला हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट उष्ण जल सेवन। उष्ण जल बहुत उपयोगी होता है। ठीक है, तो दीपन करता है, पाचन, कंठ्य, लघु, उष्ण, बस्ती शोधन आपको याद रखना है। ठीक है, तो बस्ती शोधन उष्ण जल भी करता है और नारियल जल भी करता है। उसके बाद हम आ जाते हैं गाय के, है ना, दूधों का वर्णन। अब दूध का वर्णन होगा तो इसमें पहला क्या है, गाय का दूध। ठीक है, अगर दूध में कुछ भी ना दिया गया तो वो गाय का ही माना जाता है। गव्यम तो जीवनीयम रसायनम। ठीक है, तो जो गाय का जो दूध होता है वो क्या होता है, जीवन देता है और रसायन होता है। बाकी तो छत, छीण, मेद्य, बल्य, स्तन्यकरम, सरम। ठीक है, सर मतलब बहने वाला गुण होता है, श्रम, भ्रम, है ना, मद, अलक्ष्मी, श्वास, कास, अति तृष्णा, क्षुध, ये सब में लाभकारी होता है। उसके बाद है भैंस का दूध। भैंस का दूध क्या होता है, जो हित तो होता है किसमें, अत्याग्नि में। ठीक है, तो अग्नि जिसकी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है उसमें, और ये क्या होता है, अति निद्रेभ्यो। ठीक है, और मतलब एक तो क्या करता है, जठराग्नि को तीक्ष्ण अगर है तो उसको मंद कर देगा, प्लस जिसको नींद नहीं आती है ना, अनिद्रेभ्यो। ठीक है ना, तो उस नींद नहीं आती है उसके लिए हितकारी, मतलब नींद लाता है भैंस का दूध। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं बकरी के दूध का गुण। तो बकरी का जो दूध होता है कौन कौन से रोगों में उपयोगी होता है, शोष, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त, अतिसार। ठीक है, इन सारे रोगों में बकरी का दूध। ठीक है, तो ये क्या होता है, बकरी का क्यों इतना उपयोगी है, क्योंकि बकरियां क्या होती है, अल्प अम्बु कम पीती हैं तो कफ कम करेगा। ठीक है,
अल्प अंबु पान व्यायाम अधिक करती हैं, चलती रहती हैं। कटु तिक्त है ना, ये सारी चीज़ें, ये सारी पत्ती वगैरह खाती हैं, कटु तिक्त, इसीलिए क्या होता है, लघु होता है। ठीक है। और तो किस किस में, शोष में मतलब राजक्षमा, ज्वर, श्वास, रक्तपित्त है ना, थोड़ा कूल होता है इसलिए रक्तपित्त में, अतिसार में भी इवन है ना, अतिसार को रोकेगा। तो इन सब में क्या होता है, बकरी का दूध। उसके बाद क्या है, ऊँटनी का दुग्ध, जो मेनली तो ठीक है, थोड़ा सा क्या गुण होते हैं ये चरक में अपन पढ़ लेंगे। इशत है ना, इशत रुक्ष होता है, उष्ण लवण, वो सब ठीक है। उसके बाद हम आते हैं, याद हमको रखना है, शोफो, उदर और अर्शशाम। कौन कौन से रोग में, शोफ में, उदर में और अर्श। नेक्स्ट आते हैं मानुषी दुग्ध। मनुष्य का जो दुग्ध होता है वो, देखो मानुषी दुग्ध क्या होता है, किस किस में लाभकारी होता है, वात, पित्त, रक्त, अभिघात के कारण है ना, जो नेत्र संबंधी रोगों में, तर्पण, आश्योतन नस्य, इन सब में उपयोग कर सकते हैं हम माहिष, जो मानुष दुग्ध। नेक्स्ट आते हैं भेड़ का दुग्ध। ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अहृदय होता है। ये भेड़ का दुग्ध तो सबसे खराब होता है। ठीक है। अहृदय है, वात व्याधि, बस इसमें फ़ायदा क्या है, वात व्याधि का हरता है। ठीक है। बाकी तो हिक्का, श्वास का, इन सबको, कफ को भी उभार देगा। तो बस वात व्याधि के लिए क्या होता है, हर होता है, वात व्याधि के लिए अच्छा होता है। उसके बाद है हथनी का दुग्ध। हथनी का दुग्ध क्या होता है, देखो हाथी कितना बड़ा होता है, स्थिरता होती है ना उसमें, तो हथनी का दुग्ध क्या होता है, स्थैर्यकृत। ठीक है, स्थिरता लाता है। फिर एक शफ दुग्ध के गुण क्या होते हैं, एक शफ मतलब जो एक खुर वाले होते हैं, जैसे पैर होते हैं ना, तो एक खुर वाले जो होते हैं, जैसे घोड़ा, गधा, उनके पैर देखो, तो उसमें क्या होता है, ये उष्ण होते हैं। ठीक है। और क्या है, लघु है ना, ये चीज़ आपको याद रखना। बाकी ठीक है, उष्ण होता है, लघु होता है, शाखाएं है ना, जो शाखा मतलब जो लेग होते हैं अपने, उनमें क्या होता है, वात दोष का नाशक करता है। ठीक है। ऐसे याद कर सकते हो कि जो जैसे घोड़े, गधे, ये सब दौड़ने में, घोड़ा कितना दौड़ने में, तो शाखाओं के वात दोष को नाशक होता है। उसके बाद क्या है, ये कुछ खट्टा और अम्ल लवण, ये सब ठीक है ना। और क्या है, जड़ता कर्म, ये भी आपको जो मैंने हाईलाइट कर रखा है वो याद रखना है। उसके बाद क्या है, आमश्रित दुग्ध गुड़। ठीक है। आमश्रित का मतलब क्या होता है, देखो आम मतलब कच्चा दुग्ध, कच्चा दुग्ध क्या होता है, अभिसंधि होता है। ठीक है। अभिसंधि होगा है ना। उसके बाद क्या है, गुरु होगा और पाक में भारी होगा कच्चा दुग्ध है ना। पकाने के बाद क्या हो जाता है, वो विपरीत गुण का, मतलब गुरु नहीं होके हल्का हो जाएगा। ठीक है। और अभिसंधि नहीं होगा, अनभिसंधि होगा। ठीक है। उसके बाद क्या है, धारोष्ण दुग्ध, मतलब जो अभी अभी निकाला गया है ना, उस दुग्ध में क्या होता है, अत्यंत पकाया हुआ दुग्ध तो गुरु हो जाता है, लेकिन जो धारोष्ण दुग्ध होता है वो अमृत के समान होता है। ठीक है। तो धारोष्ण अमृतोपमम। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दधी के गुण है ना। तो ये तो डेली यूज़ में बहुत यूज़ करते हैं दधी, तो दधी के गुण पता होने चाहिए। अम्ल पाक रस होता है। ठीक है। तो ऐसे होता है ना, दही खट्टी हो जाती है तो अम्ल पाक होता है, रसम। ठीक है। गुरु होती है और दही उष्ण होती है, याद रखना, दही कैसी होती है, उष्ण होती है ना। उसके बाद क्या है, रुक्षम तु गृहिणी गदे। ठीक है। ये क्या होती है, जो दही होती है वो, जो रुक्ष दही है वो गृहिणी रोग में हितकर होती है। ठीक है। तो ये हमारे तो, लेकिन बस ये है ना कि दही क्यों ठंड में नहीं खाते हैं, क्योंकि देखो उष्ण तो है ये, लेकिन थोड़ा ना कफ कारक होती है, ये देखो कफ कारक होती है। ठीक है। तो इसलिए मे बी है ना, तो दही उष्ण है लेकिन थोड़ी कफ कारक भी है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते हैं तक्र। ठीक है। तो तक्र में क्या है, तक्र का क्या गुण होता है, कषाय और अम्ल। ठीक है। कषाय अम्ल होता है, कफ वात जित, कफ को भी और वात को भी जीतता है। उसके बाद क्या है ना, कषाय अम्ल, बस इतना याद रखना है, कफ वात जित होता है तक्र। उसके बाद नेक्स्ट है नवनीत। ठीक है। तो वही एक ही चीज़ है, लेकिन उसको कितना पानी मिला के आप चला रहे हो, मलाई निकाल रहे हो या नहीं निकाल रहे हो, कितना पानी है ना मिला रहे हो, कैसे उसको प्रोसीजर कैसे कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग उसके गुण बदल जाते हैं। ठीक है। जैसे नवनीत है, नवनीत क्या है, किस किस रोग में काम आता है। ठीक है। अर्दित, इंपॉर्टेंट क्या है, अर्दित आपको याद रखना है। ठीक है। जो फेशियल पैरालिसिस हो जाती है हाफ साइड, तो अर्दित में सोचो, नवनीत इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है। बाकी तो वही है, नवनीत क्या होता है, वृश्य होता है, शीतल, कांतिकारक, कांति बढ़ती है ना, बलवर्धक, अग्नि को बढ़ाने वाला, वात विकार, पित्त विकार, रक्त विकार, ये सब में। ठीक है।
और उसके बाद कास रोग का भी नाश करता है। नेक्स्ट आ जाते हैं घृत के गुण। देखो घृत के गुण क्या है, एक तो छत, छीण, बाकी सब तो बुद्धि स्मृति जानते ही हैं, चरक में भी है। तो जो डिफरेंट छत छीण में यूज़ होता है, विसर्प रोगी है ना, विसर्प जो फैलने वाली स्किन डिजीज़ है, शस्त्र से हत हो गया है, और अग्नि से दाहा हो रहा है, क्योंकि घी क्या होता है, कूलेंट होता है, तो अग्नि से दाहा अगर हो रहा है ना, वात विकार, पित्त विकार, इन सब में विष विकार, उन्माद, शोष, अलक्ष्मी, ज्वर का नाश करता है। यह समस्त स्नेह द्रव्यों में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। ठीक है, समस्त स्नेह द्रव्यों में क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। उसके बाद क्या है, इस मतलब वही घी, तेल, वसा, मज्जा, इनमें श्रेष्ठ घी होता है। क्यों? क्योंकि संस्कार अनुवर्तनम, संस्कार खुद चेंज नहीं होता है लेकिन दूसरों के गुणों को ले लेता है जो भी इसमें मिलाया जाए। उसके बाद क्या, शास्त्रोक्त विधियों से पकाकर रखा गया घी हजारों शक्तियों से पूर्ण होता है। तो संस्कृत भी देख लेते हैं। छत छीण परिसर्प है ना, छत छीण परिसर्प, शस्त्र है ना, शस्त्र से अग्नि, पित्त है ना, आत्मानम, ये सब अग्नि को कम करने के लिए, पित्त को कम करने के लिए, इन सब के लिए। स्नेहा नाम उत्तमम, ठीक है, सारे स्नेहों में क्या होता है, उत्तम होता है, शीत होता है ना, वयस स्थापनम है ना, व्यय को स्थापित करके रखता है। सहस्त्र वीर्य विधि अभिघृतम कर्म सहस्त्रकृत, ठीक है, तो काम करता है। उसके बाद क्या, पुराने घी का उपयोग। देखो पुराना घी क्या है, पहली बात तो मदात्य है ना, मद, अपस्मार, मूर्छा, शिर रोग, कर्ण रोग, अक्षी रोग, इन सब में क्या है, पुराना घी यूज़ करना चाहिए। ठीक है, लेकिन शास्त्रोक्त तरीके से होना चाहिए, नहीं तो उसमें फंगस वगैरह नहीं लगी होनी चाहिए। ठीक है, शास्त्रोक्त तरीके से अगर घी है तो ये सारे काम, पुराना घी, जितना पुराना घी होता है उतना ही अच्छा होता है। उसके बाद क्या है, उत्तम अधम पे विचार करना है। तो देखो गव्य, क्षीर है ना, घृत, ये सब क्या होते हैं, श्रेष्ठ होते हैं गाय के। और जो निंदित किसके होते हैं, अवी, ठीक है, अवी के क्या होते हैं, निंदित होते हैं। अवी मतलब भेड़, तो भेड़ का क्या होता है, दूध या घी जो होता है वो निंदित होता है। नेक्स्ट अगले भाग है ना, तो देखो ईख है ना, तो सबको वो तो ऑब्वियस है, पता ही रहता है कि आगे का जो भाग होता है थोड़ा सा क्या होता है, लवण होता है ना। और उसके बाद क्या है, दंत पीड़ित शर्करा समा है ना, दांत से पीड़ित करो तो क्या होगा, शर्करा जैसा जो भाग होता है वो बाद वाला, मध्य का भाग जो होता है वो शर्करा जैसा होता है दांत से चबाने पे। ठीक है, तो मधुर और गुणकारक होता है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाते ईख के भेद। तो ईख जो होती है देखो दो टाइप की होती है। दो क्या क्या टाइप है, एक तो पौंड्रिक, ठीक है, एक क्या है, वांशिक। तो जो बेस्ट है, जो जिसके मतलब गुण अच्छे हैं, वो कौन सी होती है, पौंड्रिक। तो थोड़ी सी कम गुण वाली होती है वांशिक। ठीक है, तो यही है, बस आपको दो याद रखने हैं कि दो इसके क्या है, भेद है। उसके बाद क्या है, फाणित के गुण। तो गुरु, अभिषंदी, दोषों का संचय करने वाला, किंतु मूत्र का शोधन करने वाला होता है, अर्थात इनका सेवन करने से मूत्र खुलकर निकलता है। ठीक है, तो फाणित, फाणित कैसा होता है, गुरु होता है, अभिषंदी होता है, दोषों का संचय करता है और मूत्र का शोधन करता है। नेक्स्ट मत्स्य अंडिका, मतलब जो चीनी होती है, तो इसमें क्या है, देखो मत्स्य अंडिका, खंड, सिता, ये सारे क्या है, चीनी के टाइप हैं, कितने प्रोसेस्ड है या फिर किस चीज़ से बनाई गई है। तो उत्तरोत्तर कौन गुणवान होते हैं, देखो सबसे कम मत्स्य अंडिका, उससे अधिक गुणवान खंड जो खांड बोलते हैं, और उससे अधिक गुणवान होती है सिता, ठीक है, मिश्री। तो ये सीक्वेंस आपको याद रखनी है। नेक्स्ट शर्करा की उत्तमता। तो इसमें क्या है, जो शर्करा है वो अगर ईख से रस से बनी है, इक्षु विकार से बनी है, ठीक है, वो तो होती है वर, वर का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। और लेकिन जो फाणित होती है वो कैसी होती है, अवर, है ना, वो अच्छे गुण की नहीं होती है। तो शर्करा इक्षु विकारम, जो किससे बनी है, इक्षु विकार से, तो दैट इज़ वर, श्रेष्ठ होती है। उसके बाद है मधु का वर्णन। देखो चरक ने मधु के 4 भेद बताए हैं, सुश्रुत ने 8 भेद बताए हैं और हारीत ने 3 भेद बताए हैं। ठीक है, मधु के कितने बार गए, 4, उसका डबल 8, और है ना, हारीत ने तो अलग ही 3 भेद बताए हैं। उसके बाद है संशोधन में मधु प्रयोग। देखो संशोधन में मधु का प्रयोग, जैसे वमन है,
नीरू बस्ती है, तो इसमें आप उष्ण मधु भी यूज़ करो ना तो कोई दिक्कत नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो डाइजेस्ट ही नहीं होते हैं, है ना, एब्जॉर्ब ही नहीं हो रहे हैं, तो उस गए और शीघ्र अपना काम करके वापस लौट आते हैं। इसीलिए आप उष्ण भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है। प्रचर्दने निरूहे च मधु उष्णम न निर्वायते, ठीक है। उसके बाद क्या है, सामान्य तैल का वर्णन। तो तैल क्या जो होता है, संस्कार तु सर्व रोगजित तैल होता है, ठीक है। लेकिन घृत के लिए क्या आता है, संस्कार अनुवर्तन, ठीक है। संस्कार का अनुवर्तन मतलब खुद के गुण को लॉस नहीं करता, दूसरे को ले लेता है। लेकिन तैल क्या है, वो खुद पूरा ही चेंज हो जाता है, उसके खुद के गुण को मेंटेन नहीं कर पाता है, ठीक है। तो वही है सामान्य तेल का वर्णन, ठीक है। त्वग दोष में यूज़ करते हैं, कौन से, मतलब त्वग दोष में तिल तेल, है ना, यूज़ करते हैं। उसके बाद क्या है, कृशानाम भृंगणाया स्थूलानाम कर्षणाय। जो क्रश है उसको भृंगण करेगा और जो स्थूल है उसको क्रश कर देगा, वो अपोजिट करता है तेल, ठीक है। संस्काराति सर्व रोग जित, ठीक है। संस्कार अगर कर दें तो तेल सारे रोगों को जीत लेता है। नेक्स्ट, एरंड तेल के गुण। एरंड तेल बहुत यूज़ होता है ना। तो इसमें क्या है, विषम ज्वर में यूज़ होता है ना, विषम ज्वर एरंड तेल। रुक, पेन, शोफ, सूजन, कटी, गुह, कोष्ठ, पृष्ठ, ये सारे जो आश्रित हैं रोग हैं उनको दूर करता है क्या, एरंड का तेल, ठीक है। विषम ज्वर याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट है, अब आते हैं हम मध्य वर्ग पे, ठीक है। तो देखो, कृश स्थूल हितम, मध्य वर्ग कृश के लिए भी और स्थूल दोनों के लिए ही क्या होता है, हितकारी होता है। रुक्षम सूक्ष्मम श्रोतो विशोधनम, क्या करता है ये, रुक्ष होता है, सूक्ष्म होता है, इतना सूक्ष्म होता है कि श्रोतस का क्या करता है, विशोधन कर देता है, ठीक है। श्रोतस का विशोधन करता है ना। तो बस ये है, कृश को पुष्ट करेगा, स्थूल को कृश करेगा, वही है। उसके नेक्स्ट आ जाते हैं, नेक्स्ट ये सब कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, अपन आ जाते हैं नेक्स्ट सीधु का वर्णन, ठीक है। तो बाकी क्योंकि वो चरक से पढ़ेंगे अपन। सीधु का वर्णन क्या है, तो जो सीधु है, जो शीत है और जो पक्व सीधु है, इनमें से अच्छी कौन सी है, पक्व वाली, ठीक है। तो सीधे लोग क्या होते हैं, पका देते हैं ना, तो सीधु पक्व वाली ज़्यादा मतलब वो है। तो इसके बाद है ना, लिखा है ना, पक्व रसो वरा, वरा मतलब श्रेष्ठ कौन सी है, पक्व वाली। उसके बाद नेक्स्ट है, देखो गुड़, गुड़ का भी बताया है कि गुड़ किस चीज़ से बना है, उस पर डिपेंड करता है कि उसके गुण कैसे हैं, ठीक है। तो गुड़ के गुण, है ना, तो अगर शुक्त से बना है या ईख से बना है या मध्य से बना है, ठीक है ना, तो ये हो गया शुक्त से, ईख से और मध्य से। तो सबसे कम अच्छा शुक्त वाला होगा, फिर ईख वाला, और फिर क्या होगा, मध्य निर्माण, ठीक है ना। तो ये इससे पता चलता है कि कौन कितना हल्का है, ठीक है ना। तो गुड़ का जो होता है वो सबसे भारी होगा, ईख का शुक्त उससे थोड़ा सा हल्का, मध्य से और हल्का, है ना। तो उत्तरोत्तर क्या हो रहे हैं, ये गुणों में हल्के होते जा रहे हैं। नेक्स्ट अपन आ जाते हैं, 8 प्रकार के क्या हैं, मूत्र हैं, ये मूत्र है, ठीक है। तो 8 प्रकार के मूत्र क्या क्या हैं, है ना। तो ये गाय, बकरी, भेड़, महिष, घोड़ा इत्यादि, ठीक है। गाय, तो इसमें क्या है, ये सामान्य लक्षण है, पित्तल होता है, ठीक है। मूत्र जो होता है रुक्ष होता है, तीक्ष्ण होता है, उष्ण, लवण, अनुरस होता है और कटु, है ना। लवण होता है, अनुरस क्या होता है, कटु, है ना। कल से याद करो। उसके बाद है ये हमने पढ़ लिया। उसके बाद क्या है, देखो उपसंहार क्या है। इस चैप्टर में मैंने पहले ही बताया था, जल का, क्षीर का, इक्षु का, तैल, मध्य, इन वर्गों का हमने क्या पढ़ लिया, जो जो इम्पोर्टेंट था वो पढ़ लिया। तो यही ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।